कमी हाँ मैंने माना लाई मैं उचिया नाल यारी वे लाई मैं उचिया नाल यारी वे मैं हानी वा साई मेरा उचाए हो मैं हानी वा साई मेरा उचाए अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू बंदे यार रुल गया है अगली पिछली भूल गया है तू ते बंदे यार रुल गया है अगली पिछली भूल गया है और की देवे मलंगानू और की देवे मलंगानू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह रब मेरे दिया उचिया शाना मैं कमी हाँ मैंने माना लाई मैं उचिया नाल यारी वे मैं हानी वा साई मेरा उचाए हो मैं हानी वा साई मेरा उचाए माइक चेक कर लिया आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। आज मुझे अपने मौजू पे बात करने से पहले मैंने तैयारी तो कुछ और की थी कि मैं आगे ज़िक्र उस हवाले से करूँगा, मगर सुबह उठते साथ मैंने एक हमारे क्या कहूँ मैं मौलवी साहब हैं जिनको मीडिया जो है वो अच्छी खासी कवरेज देता है, उनका मैंने एक बयान सुना। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इसी हवाले से हम बात करने वाले थे, तो कुछ इसी से रिलेटेड ही उन मौलवी साहब ने एक बयान दिया हुआ था जिसे सुन के मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची। उन्होंने ये बात की कि इस तरह के किसी सहाफ़ी ने बात की कि जनाब ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, 1 साल पहले फैसलाबाद में एक मदरसे में एक मौलवी ने इसी तरह एक बच्चे के साथ ज़्यादती करके उसे कत्ल कर दिया था मस्जिद की छत पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने फ़ौरन सारे का सारा इल्ज़ाम मीडिया के ऊपर डाल दिया कि ये मीडिया है जो जज्बात उभारता है, ये मीडिया है जो लोगों को नचाता है और फहश चीज़ें दिखाता है जिसकी वजह से लोगों के जज्बात उभरते हैं और ये काम करने पर मजबूर होते हैं लोग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब हमारी माशाल्लाह बड़ी एक समझदार किस्म की आवाम है, बड़े उन्हें सही और गलत का बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। अगर मीडिया कसूरवार है ठीक है, तो मीडिया पे 4-5 चैनल्स तो वो भी आते हैं जहाँ पे हर वक्त जो है या तो कोई अल्लामा साहब बैठे होते हैं, कभी कोई किसी रंगदार पगड़ी वाले लोग बैठे होते हैं जो सिर्फ दीन की बात कर रहे होते हैं, या फिर तिलावत लगी होती है। आप अपने केबल के कभी शुरू के चैनल्स पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे मीडिया वो भी मीडिया ही है, ठीक है। सोशल मीडिया की अगर आप कभी ख़िलाफ़ बात करते हैं तो इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पे पूरे कुरान पाक भी तफसीर के साथ पढ़े हुए हैं।
हर चीज़ का एक किरदार मुस्बत होता है, एक मनफी होता है। और जिस मदरसे में जिस मौलवी साहब के जज्बात को उभारा मीडिया ने, उस मदरसे में कौन सा चैनल आता है या टीवी आता है? वो तो कुरान पाक की तालीम देने के लिए एक जगह बनी हुई है। वहाँ पे आप लोग मतलब किस तरह, किस मुंह से मीडिया को आपने कसूरवार ठहराया? खैर, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू है बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, किस तरह यकीनी बनाया जाए। हमारे लिए कोई भी एक आम आदमी हो या कोई ख़ास आदमी हो, कोई एक आम शहरी हो या कोई एक मौलवी हो, किसी मस्जिद का मौल्लिम हो, हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं है। सारे पाकिस्तानी शहरी होने के नाते बराबरी के बराबर हैं और उन्हें वही सज़ा मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को मिली। अच्छा जी, अब वो पूरी मौलवी पार्टी की अगर आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, गलत और सही को जो है वो एक साइड पर रख के, तो ये गलत बात है। मेरा सिर्फ एतराज़ इसी बात पे कि ये गलत बात है। जो चीज़ गलत है उसे गलत कहा जाए। जब तक हमारी ज़ुबानें बंद रहेंगी ना, ये खामोशियाँ रहेंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे अगवा होते हैं, हज़ारों बच्चे ज़्यादती का निशाना बनते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से बनते हैं? मेरी और आपकी खामोशी की वजह से बनते हैं। आज अगर हमारी ज़ुबानें खुली हैं ना, तो इनको बंद मत करवाइए। अगर कोई बच्चे को कोई लेके जा रहा होता है ना, तो जितने भी कोई मतलब हमारी सबकी आंखें बंद नहीं होती हैं। कम से कम हर बच्चे के साथ एक ऐसा शख्स तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो जान रहा होता है कि ये जो शख्स है, ये इस बच्चे का कुछ नहीं लगता है, या ये बच्चा, इसको मैं जानता हूँ, ये किसके साथ जा रहा है। उसे पता होता है किसी एक शख्स को, सिर्फ उसकी बेहिसी और खामोशी की वजह से वो बच्चा ज्यादती के बाद कभी कभी मौत तक पहुंच जाता है। हमें अपनी खामोशी को तोड़ना होगा और गलत को गलत कहना होगा, वरना ये हमेशा गलत होता रहेगा हमारे साथ। और अगर हमें वाकई एक आगे बढ़ना है तो ये हमें अपना वतीरा बनाना होगा। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है हमारा बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, कि बच्चों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उसमें बच्चे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ वो किस तरह यकीनी बना सकते हैं और हमने उनकी तरबियत में कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल नहीं करते, और जो तालीम हासिल करते हैं, क्या वो बच्चे अपने आप को एक महफूज बना सकते हैं? क्या उन्हें ऐसी तरबियत दी जाती है? जितने पेरेंट्स हैं, क्या वो अपने बच्चों के साथ इतने फ्रैंक हैं कि वो उन्हें समझा सकें कि आपकी बॉडी में कुछ हिस्से जो हैं वो ख़तरनाक हिस्से हैं जिस पे कोई तीसरा शख्स हाथ नहीं लगा सकता। तीसरा मैंने इसलिए कहा, एक वो खुद, दूसरा उनके पेरेंट्स जब वो नहलाने के लिए कोई बात करते हैं, तो उसके अलावा तीसरा डॉक्टर भी आपको टच नहीं कर सकता है। क्या आपने कभी समझाया अपने बच्चे को? नहीं। हम यहाँ पे शर्म रखते हैं, हम अब बच्चे के साथ ऐसी कोई बात करना ही नहीं चाहते। जब ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, अच्छा चलें, अगर बच्चे के साथ किसी ने कुछ ऐसा वाकया हुआ है, कभी कोई उसने टच किया है, उसके टीचर ने, या कोई किसी को उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तो बच्चे के साथ हमने इतना गैप रखा हुआ है, इतना डिस्टेंस रखा हुआ है कि वो बच्चा अपने माँ बाप को बता ही नहीं पाएगा। तो ये किसकी गलतियां हैं सारी? ये हमारी गलतियां हैं ना। हमने तो एक माहौल ऐसा बनाया हुआ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस हवाले से बात करेंगे। मैं तारुफ करवा देता हूँ उनका। हमारे साथ मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब, इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है, और शरफुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। तो आज इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम अपने शो में बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं जो इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के CEO, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शरफुज़्ज़मा साहब जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं और ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वे चेयरमैन हैं। सर, सबसे पहले मैं राना साहब से बात करना चाहूँगा। राना साहब क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 18 साल पहले एक
एक ऐसा केस हुआ था जो आप जानते हैं, 100 बच्चों के कातिल के नाम से एक काफ़ी बड़ी खबर इसी तरह गर्दिश कर रही थी। एक ही मीडिया उस वक्त पीटीवी ही होता था, तो उसके अखबारों में जावेद इकबाल नामी एक मुजरिम था जिसने वो बाद में जेल में ही उसने ख़ुदकुशी कर ली थी या पता नहीं मर गया था। तो वो उसके बाद वो सारा मामला वहीं पे ठप हो गया और हम समझे कि शायद उसके मरने से ये इस तरह के सारे वाक़यात भी मर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। मैं राना साहब से ज़रा बात करना चाहता हूँ। राना साहब, ये आपने तो वो केस, वकील होने के नाते आपने वो केस लड़ा, ठीक है, या मतलब उसके ऊपर काम किया आपने। आप ये बताइए कि इस तरह के वाक़यात की बुनियादी वजह है क्या और क्यों ऐसे वाक़यात पैदा होते हैं? देखें, जो भी दुनिया भर में जो अब्यूज़र होते हैं वो उनकी एक जहनी कैफियत होती है, वो साइकोलॉजिकल स्टेट में होते हैं और वो उन्हीं कमज़ोर तबकात को अब्यूज़ करते हैं, खा वो ख़वातीन हो बच्चे हों। और अब्यूज़र की आप देख लें पूरी एक हिस्ट्री होती है, या तो बचपन में उसके साथ अब्यूज़ हुआ होता है ख़ुद, और या उसने किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे होते हैं जिसकी वजह से वो इस सारे पूरे साइकिल का हिस्सा बनता है। और जब ये जावेद इकबाल केस हुआ तो पाकिस्तान में पहली बार लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर बच्चों से सेक्सुअल अब्यूज़ होता है और उनकी किडनैपिंग होती है। उसी वक्त आप देखिए कोई चैनल भी नहीं होता था, तो वो हमने फिर इस वाक़े को उठाया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पूरा इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मगर वही बात के चंद दिन, चंद महीने वाक़यात जो हैं वो मंजरेआम पे रहते हैं। उसके बाद जो लोग हैं, ना तो सोसाइटी उसको फॉलोअप करती है, ना उसको हुकूमतें फॉलोअप करती हैं। और हुकूमतें जब तक मीडिया का प्रेशर रहता है या कोई सिविल सोसाइटी का प्रेशर रहता है तो स्टेटमेंट देती रहती हैं। बाद दफ़ा आपने देखा है सिविल सोसाइटी को साथ बिठा के भी स्टेटमेंट देती हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट करारदादों रेजोल्यूशन की हद तक रहता है। असल तो देखें वो चीज़ें नहीं हो पाती जिससे अब्यूज़र को रोकने के दो तरीके हैं। एक तो आप कोई लेजिस्लेशन करें और स्टेट रोके, दूसरा इंटरनल कंट्रोल सोसाइटी के हों। बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चों के हवाले से अगर बात करें शरफुज़्ज़मान साहब, तो बच्चों को ऐसी तरबियत देना वो कितना ज़रूरी है कि वो इस तरह के वाक़े के होने से पहले ख़ुद को महफूज रख सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक लाइलाज नफ्सियाती बीमारी है। ये सर, वो कहते हैं ना कि विगड़े तिगड़े ना डंडा पीर, जी, तो मेरा ख्याल है वो इलाज है इनका। और दूसरा ये है कि बच्चों के हवाले से जो आप कह रहे हैं, बच्चों के हवाले से जो आप उम्र की हद देखें बच्चों की, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे या बच्चियां, हमारे यहाँ पे जो मोंटेसरी अदारे हैं वहाँ 3 साल की उम्र में बच्चों को दाखिला दिया जाता है। जी हाँ। 3 क्लासेस होती हैं, 6 साल की उम्र में वो जाते हैं 1 क्लास में। अब 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को आप क्या समझाएंगे, किस तरीके से समझाएंगे, उसको क्या समझ में बात आएगी? ये तो नामुमकिन सी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि चैप्टर में शामिल किया जाए। चैप्टर में क्या शामिल करेंगे? वो बच्चे तो उम्र के उस हिस्से में हैं कि शायद खाना भी ठीक से खुद से नहीं खा पाते हैं, पेरेंट्स उसको खिला रहे होते हैं। सर देखिए, मैं ख़ुद एक बाप हूँ, मेरे बेटे की उम्र तकरीबन 3.25 साल 3.5 साल के बीच है। उस बच्चे को पता है कि उसे अपने जिस्म के कौन से हिस्से छुपाने हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। नहीं, देखें, सबको पता है ना कि उन्होंने पजामा पहनना ही पहनना है, नहीं पहनेंगे तो उसे पता है कि एक शेम हो रही है मेरी। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये 3 साल का बच्चा है। क्या 5 साल का बच्चा जो है, क्या उसे इतना नहीं समझाया जा सकता कि बेटा ये आपको जब यहाँ कोई टच करेगा तो आपने फ़ौरन सेफ जगह पे जाना है, अपनी मैडम के पास जाना है आपने, या आपने अपने अम्मी अब्बू पास, नाना नानी दादा किसी के पास जाना है? देखिए, बच्चे तो कम उम्र में माँ बाप से तो शेयर करते हैं, वालिदैन से तो शेयर करते हैं। अब रह गई बात कि अगर उनको कोई तरबियत दी जाए तो उस तरबियत को भी इस अंदाज में दी जाए ताकि बच्चे जो हैं कम उम्री में वो बातें ना सीख लें जो उनको बालिग उम्र में सीखना चाहिए। और जहाँ तक इन तमाम चीज़ों का अमल दखल है, वो तो सिर्फ सज़ा और जज़ा की जो कानून है, जब तक उस पर अमल नहीं होगा कैसे होगा? अब आपको मैं याद दिला रहा हूँ एक वाक़या।
जनरल ज़िया हक के ज़माने में 1981 में बागबानपुरा में एक केस हुआ था लाहौर में। उन लोगों को पकड़ा गया और मेन बाजार में उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। सही। और ये ऑर्डर था कि इसको 24 घंटे तक कोई नहीं उतारेगा ताकि इबरत हासिल करें लोग। 10 साल तक फिर कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। 10 साल तक कोई वाकया पेश नहीं आया। और इसी तरीके से नवाब काराबाग का भी मैं एक वाकया आपको सुना दूं कि उनका भी एक वाकया है कि उनके ज़माने में ऐसे ही एक मसला हुआ था, बच्चे को अगवा कर लिया गया, कम उम्र बच्चा था। आपने 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे में बच्चा बाजियाब नहीं हुआ तो आपने क्या किया? एसपी, एएसपी, डीएसपी, इन सब के बच्चों को घर से उठवा लिया और उस मुकाम पे पहुंचा दिया। वो भी केस लाहौर का ही था। उस मुकाम पे पहुंचा दिया जहां ये वाकया पेश आया था और कहा जब तक कातिल को पकड़ कर नहीं लाओगे तब तक तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं मिलेंगे। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर वेरी नेक्स्ट डे कातिल पकड़ा गया। तो कानून को नाफिज करना जो है वो तो एक ऐसी चीज है कि जब तक उसके ऊपर पूरी तरीके से अमल नहीं होगा वो लोग खौफजदा नहीं होंगे। शरफुज़्ज़मान साहब देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के हम ना तो कोई कानून बना सकते हैं, ना नहीं, हम नहीं बना सकते, ना किसी को हुक्म दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। मगर यहाँ बैठ के हम जो हमारे जैसे अवाम जो हैं, जो बहन भाई हैं हमारे, हम उन लोगों तक अब ये ज़रूर बता सकते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत क्या कर सकते हैं और इन हाकिमों से और इन हुक्मरानों से किस तरह हम लोग कानून एक बनवा सकते हैं या किस तरह जो है ना इनसे अमल दरामद करवा सकते हैं। ठीक है, हमारे अपनी की हुई गलतियां जो है ना वो हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो राना आसिफ हबीब साहब से इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और ये जितने भी ज़्यादती वगैरह के जितने केसेस आते हैं इनकी रोकथाम के लिए किस तरह हमें काम करना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आज एक सीज़न चल रहा है, अब मतलब सारे इस पे बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें इस पे बात करनी है, तब तक बात करनी है जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता है, जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बन जाता है, जब तक ज़ैनब जैसी जितनी बच्चियाँ हैं, जितने बच्चे जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। हम वक्फे से ये बात करते रहेंगे। मैं नहीं करूँगा, इस शो में नहीं करूँगा, को हम मेरे जैसा बैठा कोई और किसी और शो पे बात कर रहा होगा। अगर एक आप लोगों में से निकल के लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पर खड़े होंगे। अभी तक लोग खड़े हैं बड़ी बड़ी चौरंगियों पर, लोग इस तरह के जो है ना पोस्टर्स लेके खड़े हैं और वो जस्टिस की बात कर रहे हैं। हमें इंसाफ वाकई चाहिए है और एक्चुअली हमारे शो का आज जो मकसद है वो यही था कि, और एक ख़ास बात, कसूर में इस वक्त बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल, हर जगह ऐसी है, उनकी कराची गैर में भी हाजिरियाँ डर चल रहे हैं। रही। एक बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस नहीं जा रही हैं। भाई सबसे महफूज जगह स्कूल को समझा जाता था। आज अगर स्कूल बच्चों को भेजने के बाद माँ बाप एक अजाब में और परेशानी में, अजियत में बैठे रहेंगे तो क्या फ़ायदा। रास्ता तो तय करना है ना बच्चों ने। जी हाँ, वो तो तय करना। और हमें याद है कि हम अपने दौर में हम अकेले भी चले जाया करते थे, कम उम्री की, बहुत कम उम्री में अकेले स्कूल चले जाया करते थे। जापान में छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के जापान में अकेले जाते हैं। जी हाँ। उन्होंने पूरे सिटी सेफ सिटी बनाए हुए हैं, कैमरे बेस हैं, ट्रैकर बेस हैं, पूरा बच्चा निकलता है, सबवे यूज करता है, स्कूल जाता है। और इनके कैमरों के अचार डालने आप जो किसी काम के नहीं है। आपने और कैमरे में वो तो आप बच्ची को लेके जाता हुआ अंदर नजर आ रहा है, आज तक नहीं उसे पकड़ पाए। नहीं, और अंदर नजर आ रहा है। ऐसे घटिया क्वालिटी के कैमरे, और पता नहीं किस कॉन्ट्रैक्टर से लगवाए हैं। और इनके पैसे अगर पूछे जाए ना कितने पैसे उन्होंने पे किए हुए हैं इन कैमरों की मद में, तो पता चल जाए हमें। वहीम भाई जरा इस बात को भी नोट करें कि 2017 में जो रिपोर्टिंग हुई है आखिरी महीने में, उसके मुताबिक 12% मजीद
जाति में इजाफा हुआ है। 2017-12 सर क्यों हो रहा है राणा साहब, ये आप क्या समझते हैं, किस तरह ये सारा कुछ मुमकिन हो सकेगा? अच्छा फ़हीम भाई, ये चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन मीडिया ने, जिस तरह सिविल सोसाइटी ने एक अवेयरनेस दी, लोगों को शऊर आया रिपोर्टिंग कराने का, पुलिस का निज़ाम थोड़ा बहुत बेहतर हुआ, तो तब ये रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर ये निज़ाम रिपोर्ट ही ना करे, मिसाल के तौर पे अभी इसी पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ जरा ये मतलब इस सिलसिले में एटलीस्ट उन्होंने रिपोर्ट तो करना शुरू किया ना, पहले रिपोर्ट। अब अभी मुझे कल एक चैनल पे बैठा था, कह रहे हैं जी बलूचिस्तान में तो अब्यूज़ का केस नहीं सामने आया। और भाई इसलिए सामने नहीं आया कि बलूचिस्तान पुलिस किसी का केस रिपोर्ट ही नहीं करती। जब आप कहते हैं सिंध में बहुत कम है, भाई आप रिपोर्ट नहीं करोगे थर में, छाछरों में, मिट्टी में, पुलिस तो रिपोर्ट नहीं करेगी, मीडिया तो खामोश नहीं रहेगा ना, मीडिया तो बताएगा ना इसके बारे में। मीडिया तो बड़े और आप देखें, आपको मैं सिंध का बता दूं, कोरंगी में 8 रोज पहले यही हुआ है। जी जी, तो ये उनमें से 4 अफराद पकड़े गए, तफ्तीशी अफसर ने पूरी तफ्तीश करके रिपोर्ट दे दिया है, उन्होंने कबूल कर लिया है, उनको जेल कस्टडी कर दिया गया। जेल कस्टडी क्यों किया गया? जिस जगह पे वाकया हुआ, जब वो बंदे आपको मिल गए तो आपने उसको फांसी पे क्यों नहीं लटकाया? ये कानून साजी की जरूरत है। कानून साजी की, क्योंकि सीआरपीसी कानून साजी की जरूरत है। जज तो वो 2 चीजें आपको कहता है जज, एक तो मेरे पास कोई कानून लाओ या केस लाओ ना, जो सीआरपीसी में लिखा हुआ है, जज उससे बाहर नहीं है, पुलिस उससे बाहर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कानून को चेंज करना तो पार्लियामेंट ही चेंज करेगी। चीख के आप करारदादें पेश करते हो, टीवी पे आते हो, इतना रोते हो असेंबली के अंदर, ओ भाई आप ना रोएं, आप तो कानून बनाएं। आप अभी आज तीनों पॉलिटिकल पार्टी रोए तो हम लोग, जो हम लोगों ने आप लोगों को चुना हुआ है। हाँ, आज तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लाहौर में कोई ऐसा ऐलान करें कि हम चारों सूबों में ऐसी कानून साजी करेंगे कि जिससे पुलिस और अदलिया दोनों में रिफॉर्म आएंगी। क्योंकि ये तकलीफ किसको हो रही है? लोगों को। एक अदालती निज़ाम से लोग डरते हैं, एक लोग थाने कचहरी से डरते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं, नहीं ये हो सकता है। अगर जैसे आज ज़ैनब केस में मैं देख रहा हूँ, मीडिया इतना पॉजिटिव रोल है, सिविल सोसाइटी इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है कि अभी तक आप देख लें कि वो प्रेशर बिल्ट है, ये प्रेशर रहेगा दुनिया में। आप देखें यूके में जो कानून साजी हुई भाई, वो भी ऐसे ही हुई नहीं गया। उसकी वजह यही है कि वो काफी सोर्स वाला बंदा होगा। अच्छा, कल रात की खबर के मुताबिक एक शख्स इन्होंने पकड़ा है लाहौर से, ठीक है, वो शक के बुनियाद, उस पे भी शक के बुनियाद पे बहुत मुश्किल ये होता है क्योंकि क्लोज रिलेटिव होते हैं। आप सेक्सुअल अब्यूज की जितनी आप चीजें देखें, क्लोज रिलेटिव इसमें 40% लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जिन पे बच्चे भरोसा करते हैं। अगर आप देखें ज़ैनब जिसके साथ वॉक कर रही है, बच्चे के साथ जा रही है, जिस बंदे के साथ, वो बहुत एतमाद से जाता है। जी। और ख़ानदानी निज़ाम हमारा ऐसा है, हम शर्म, सो कॉल्ड गैरत, सो कॉल्ड बदनामी के डर से हम खुद कारपेटिंग करते हैं। हम ना पुलिस को सच बताते हैं, ना वकील को सच बताते हैं, ना डॉक्टर को सच बताते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा। हमारा भी एक नैरेटिव जो है, वो नैरेटिव क्या है कि आप देखें, हमारा नैरेटिव ये है कि जी अपना ख्याल रखें। अक्सर शो के भी जब इंट्रो एक्सट्रो करते हैं, शो बंद करते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। ये नैरेटिव है हमारा। अब आप 50 टीवी शो एंकर के निकाल के देख लें, आखिर में यही बोलते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। वो भाई आपको अपनी पूरी कम्युनिटी का ख्याल रखना है। आप लोगों को नैरेटिव ऐसा दें कि आपने सच बोलना है, जो आपने पहले शो में बोला, और आपने एडमिट करना है कि अगर मामू, चचा, खाला ने किया है। अब पूरी पुलिस भी ढूंढती रहे, जब तक ज़ैनब के ख़ानदान वाले, ज़ैनब के मोहल्ले वाले कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि हम जब अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो हम एक शर्मिंदगी से वो वाकया बताते नहीं भाई। शर्म तो उसको आनी चाहिए कि जिसने ज्यादती की है, जो मुजरिम है, बिल्कुल ठीक है, जो जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है, वो किस बात पे शर्मा रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है कि कोर्ट में लोग कहते हैं जी अदालत में जाएंगे तो वहाँ हमारी बेइज्जती होगी। भाई बेइज्जती किस चीज़ की बेइज्जती है? आप तो एक हक के लिए लड़ रहे हो, और हक से लड़ने वालों की तारीख में लिखा है कि हमेशा इज्जत होती है। बिल्कुल। एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं, अपना मतलब काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, नादिया जमील साहिबा, उन्होंने अपने बारे में लिखा था कि उन्हें ज़िंदगी में सबसे पहले जो मोलेस्ट किया गया वो एक मौलवी थे उनके, ठीक है, जो उन्हें पढ़ाने आया। नादिया बहुत पॉजिटिव है, जी, लोगों से शेयर कर रही है। उसके बाद जो है दूसरी दफ़ा उनके ड्राइवर ने किया, और तीसरी दफ़ा जो है उन्हें ये उनके किसी रिश्तेदार ने ये बेसिकली कुछ छेड़छाड़ करने को कहते हैं, जो एक बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है उस वक्त, ख़ास तौर पे जब छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के साथ इतनी। और फ़हीम भाई ये अनोखी चीज़ नहीं है, मतलब बड़ी उम्र के लोग जो है वो ये काम के मैनुअल पढ़े हैं, आप इंटरनेट पे देखें। हम जो बच्चों को लाइफ स्किल में स्कूलों में टीचर ट्रेनिंग करते हैं, हमने 97 स्कूल की ट्रेनिंग की हमने, प्राइवेट और गवर्नमेंट की भी। तो लाइफ स्किल बेस के मैनुअल है, ये कोई रॉकेट साइंस आसान है। ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है कि
ये बहुत बड़ी मतलब लोगों को ना कि हमें ये निज़ाम बदलने के लिए पता नहीं उल्टा लटकना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं है, सब कंट्रीज़ को इसी तरह के मसले हैं। सही। अच्छा, तमाम कंट्रीज में जी शरफुल जमान साहब, आप क्या समझते हैं कि किस तरह, अच्छा आपका कहना ये है कि ये सारा कुछ हुकूमत की तरफ से ही पॉसिबल है, वही जो है ना इसको बदल सकते हैं और वहाँ से जो है ना वो इसका हल नहीं, निकल सकता है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मायूसी जो है वो उन इदारों की जानिब से है जो अपना काम सही मानों में सही जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बात दरअसल ये है कि कुछ तफ्तीशी रिपोर्ट जो आती है वो मुख्तलिफ एंगल में आती है, ये सबको पता था। अभी 2 दिन पहले भी तमाम अखबारात में मेरे डिटेल के साथ वो चीज़ें आई है कि मैंने वहाँ बताया कि ज़ैनब की तस्वीर जो दिखाई जा रही है वो तो ठीक है, ज़ैनब जिसके साथ जाते हुए पीछे से दिखाया जा रहा है वो शायद ज़ैनब नहीं है, इसलिए कि जिस अंदाज में कदम से कदम मिलाकर पुरएतमाद तरीके से वो बच्ची उस शख्स के साथ जा रही है, इस तरह कोई अपने वालिद या अपने भाई या कोई बहुत खासो खास हो उनके साथ जाते हैं। तो ये जो जबकि- खासो खास हैं इन पे भी बहुत बड़ा बच्चों हाँ, के साथ होता है, ज़्यादातर जाति बिल्कुल के होता वाकई है। ये खासो खास ही करते हैं। लेकिन उन लोगों की निशानदेही तो होनी चाहिए ना, किसी ने पाबंदी तो नहीं रखी ना कि आप खासो खास पे हाथ ना रखें। उनके घर वालों ने तो कह दिया कि हर एक बंदे को पेश कर दिया, चेक करा दिया। अब यहाँ पे मामला ये है कि हमारे पाकिस्तान में रोजाना 11 बच्चों के साथ ये सलूक हो रहा है, ये पूरी रिपोर्ट है, रोजाना 11 बच्चों के साथ ये सलूक हो रहा है। और इसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें बताई गई है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा है, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसा है। भारत में 27 करोड़ बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। सर भारत जाए भाड़ में, हाँ, जो हमें अपना पाकिस्तान घर में दुरुस्त पाकिस्तान की जो बाहर से शक्ल नजर आ रही है ना, उसमें सैकड़ों बच्चे रोजाना ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम है के नारे लगाते हैं, हम बताते हैं कि हमारी कौम कुछ भी कर सकती है, हमारी कौम की ये शक्ल बाहर जाती है। हमें सोचने की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह फ़राहम किया जाए, इस हवाले से आज बातचीत का सिलसिला जारी है। आज जब मैं सुबह घर से निकल रहा था तो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि इस तरह हमारे पड़ोसी हैं, उनका बच्चा वो लापता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ज़रा प्लीज़ इसकी ख़बर जो है ना मीडिया पे चला दी जाए। तो डेफिनेटली ये सिर्फ मेरे जानने वाले हैं इसलिए नहीं, अगर आपके भी कभी किसी वक्त कि कभी भी कोई ऐसा आपको महसूस हो कि ये प्लेटफॉर्म काम आ सकता है तो हम हाजिर हैं। ये बच्चे की आप तस्वीर देख रहे हैं साथ, यहाँ पे अपना ये छोटा सा बच्चा है जिसका नाम राजा है, और उसको किसी ने अगर देखा है या कोई आज अगर देखे तो इस बच्चे को जो है, ये नीचे नंबर्स जो आप देख रहे हैं, नंबर्स जो है ना ये इस पर रब्ता करके ज़रूर अपना फ़र्ज़ अदा करें। हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है। जब तक हम ऐसा काम नहीं करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ी सी परेशानी नहीं लेंगे, तब तक जो है हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये राजा इस बच्चे का नाम है और ये नीचे इसके घर वालों के नंबर्स हैं। आप अगर इस बच्चे को देखें तो आप इस बच्चे को कोशिश करें, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आप इस बच्चे को इसके घर वालों तक पहुंचाएं या उन तक ख़बर पहुंचाएं और अपना फ़र्ज़ अदा करें। थैंक यू। इसी तरह अगर कभी कुछ भी ऐसा कोई वाक़या हो पूरे पाकिस्तान में, तो आप हमारा फेसबुक का पेज है www.facebook.com/newscafe, आप वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं, हम उसको चैनल पे ज़रूर इंशाल्लाह चलाएँगे। ठीक है, अच्छा जनाब, सर अब बात यह है कि हम किस तरह अपना रोल जो है वो बेहतर कर सकते हैं। हमारी हुकूमत से ये जो कानून साज हैं उन लोगों से हमारी डिमांड बिल्कुल रहेगी और वो अभी भी है। जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता हम डिमांड करते रहेंगे।
उसके साथ साथ हम अपने रोल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? मैं शरफ़ुज़्ज़मान साहब से शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। जनाब। देखें, इसके अंदर तो पहला रोल जो है, सबसे बेहतर जो पेरेंट्स के अंदर ये आगाही देनी चाहिए, पेरेंट्स को इस तरफ राग़िब करना चाहिए ताकि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को घर पे सही तरीके से उसको समझाएं। दूसरा जो किरदार होगा वो आसातिज़ा का होगा कि आसातिज़ा उसको आसान तरीके से बच्चों में इस चीज़ को मुंतकिल करें कि अगर कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो तो आपने फौरी तौर पे इसको ऊपर एहतजाज करना है, चीखना है या बताना है। बताने के लिए भी किन किन को बताना है वो भी निशानदेही की जाए। इस तरीके से हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। लेकिन एक चीज़ को हमने गौर किया फ़हीम भाई, हमारे पाकिस्तान में शहरी एरिया में पिछले साल 24% केसेस, जबकि दही एरिया में 76%। इसका मतलब क्या है? शहरी एरिया में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, गांव के एरियाज में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम होती है। तालीम को आम करना पड़ेगा ताकि उस तालीम के ज़रिए लोगों में ये शऊर बेदार हो। पढ़े लिखे होंगे तो उनको हर चीज़ के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में उनको इल्म होगा। इल्म होगा तो यकीनन अपने बच्चों को भी वो तंबी करेंगे और पड़ोसी को भी करेंगे, दूसरों को भी करेंगे। शहर के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं एहतजाज करने के लिए? इसलिए खड़े हो जाते हैं कि उनको इसके बारे में पता है कि ये चीज़ गलत है, ये वो गलत हुआ है। बच्चों के साथ जो भी हुआ है वो अपना अमल दखल लेकर खड़े हो जाते हैं कि इसको रोका जाए। लेकिन गांव में लोगों के अंदर सोच वो नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तो सोच वही है जो शहर में लोगों को है। तो इसके लिए तालीम को आम करना पड़ेगा और जो ऐसे वाक़यात जहां जहां पे होते हैं उन इदारों के गिर्द शिकंजा मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जी राना साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ, एक तो देखिए फ़हीम भाई, वही जो आपने फरमाया कि गवर्नमेंट से तो दो ही डिमांड करें, एक आप जुडिशल रिफॉर्म लेके आएँ और एक पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, बस इतना फोकस रहें। दूसरी चीज़, शहरी क्या किरदार अदा कर सकते हैं? लोग अपने मोहल्ले में जिस तरह मस्जिद में कमेटियाँ बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, एक मोहल्ले की सतह पर विजिलेंस का निज़ाम बनाएं, जिसे आप चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का नाम दे दें, जिसे आप कोई अपने इनफॉर्मल सेटिंग का नाम दे दें, और बच्चों को शऊर के लिए उनके अंदर लीडरशिप के चाइल्ड राइट्स क्लब बनाएं और बच्चों को अपना शऊर दें, उनको लाइफ स्किल दें कि आपने रोड कैसे पार करना है। जैसे आप बताते हैं ना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करना है, बत्ती लाल होगी, इसी तरह ये लाल, हरी और पीली बत्ती, उनको अपनी बॉडी के बारे में बताएं कि कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ पीली बत्ती है, कहाँ ग्रीन बत्ती है। कौन सा हाथ जो है वो लव और अफेक्शन का हाथ है, कौन सा हाथ जो है वो लस्ट का और अब्यूज का हाथ है। ये दोनों उसको फर्क बताएं। फिर बड़े अच्छे वे में ये बड़े काम अच्छे वे करना में चाहिए। पॉजिटिव इसकी एनिमेशन बनी हुई है दुनिया में, हमारे उर्दू जुबान में भी मौजूद है एनिमेशन। वो बच्चों को अपने दिखाएं, क्योंकि ये 3 साल का बच्चे को अगर आप टैबलेट दें वो सारा टैबलेट यूज कर लेगा। तो कॉग्निशन जो है, साइंस कहती है कि 3 साल की उम्र में उसका जहन बनना शुरू हो जाता है। तो आप उनको दें, बच्चों को लाइफ स्किल दें। और बाकी ये है कि जिस तरह मीडिया अपना किरदार, लोगों के पास आखिरी उम्मीद मीडिया ही रहती है। कोई भी गुमशुदा किडनैप बच्चा होता है, आप करीबी चैनल से करीबी अपने वार्ता करें। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम तो आपको है हर नहीं। चैनल सपोर्ट करेगा। पंजाब में ये वाकया आपको हुआ हर और वाकया पंजाब सपोर्ट के करेगा। वजीर आला जाके कसूर के गांव में बैठ जाए कैंप लगाकर कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक इस मसले का हल ना निकले। कैसे नहीं निकलेगा? लोगों का एतराज है कि वो बहुत से लोग तो इस बात पे खुश हैं कि चले वो आ गए, मगर वो अंधेरे में छुप के खामोशी से आके और निकल भी गए। मतलब तो सर, ये वज़ीर आला हो या इसके अंदर पुलिस हो, मैं नहीं, जज हो, किसी का कसूर नहीं मैं समझता। लेकिन यही लोग जब लंदन अमेरिका जाते हैं तो बहुत अच्छा, आप इनको इन्वायरमेंट तो ऐसा दें, पार्लियामेंट के अंदर कसूर तो है, वो कसूरवार हैं। देखिए फर्द वाहिद तो मैं कसूरवार नहीं समझता। है। हाँ देखें सर, देखें अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भूख से मर जाए तो वो उस वक्त के खलीफा के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना। तो अगर एक कसूर में बैठ के एक बच्चे के ऊपर, बच्चे के साथ ज्यादती हो और वो इस तरह उसे कचरे में फेंक दिया जाए तो ये और उसके कातिल ना पकड़े जाएं तो सर फिर जो हाकिम है वक्त का, जो बादशाह है हमारे, जो वजीर
वज़ीर आज़म साहब हैं जनाब, उन पे जिम्मेदारी आती है कि वो खुद एक्शन लें, और जो उसी तरह रिफॉर्म किया हुआ ऐसा जो वज़ीर आला साहब हैं वो पंजाब के, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी तो आती है बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ सिस्टम के ऊपर भी मैं तो सर बल्कि वो तो पीछे जो मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ था उसमें जो इन्होंने अपना पुलिस ने जो इस तरह जालिमाना अंदाज से जो गोलियां चलाई थी उसकी जिम्मेदारी भी वज़ीर आला साहब पे। कराची में जो लड़के को मारा ख़ियाबान इत्तेहाद पे, तो उसकी वज़ीर-ए-आली भी फिर सीएम पे भी आती है, बिल्कुल आती है, उस पार्टी के सरबराह पे भी आती है। सर जब तक कातिल को सर सजा नहीं मिलेगी तब तक सर वो वज़ीर आला साहब उनके ऊपर जिम्मेदारी है। भाई किसी घर में अगर सर आज आप एक सूबे में मुजाहरा कर रहे हैं, आज लाहौर में, और आपके अपने सूबे में यही वाकयात होते हैं स्टेट फायरिंग के। ACLC के सिविलियन कपड़ों में एक बंदे की टारगेट किलिंग वो करने निकलते हैं, ना थाने में एंट्री करते हैं, किराए के कातिल बने हुए हैं। तो ये तो है सिस्टम में, किसी घर में सिस्टम किसी को ठीक कुंबे में मैंने तो नहीं करना, नहीं, मैंने पार्लियामेंटेरियन ने करना है। हाँ, उन्होंने करना है। हाँ, हम उनका अगर फर्ज हम ये है कि हम वो ढंग के लोग जो हैं वो चुन के पार्लियामेंट में भेजें जो बात कर सके, जो अभी काम कर इलेक्शन सके। आ रहे हैं, लोग ढंग के लोग चुने लोग। हाँ बस किसी ये भी हमारा घर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कुंबे में अगर कोई बुराई आती है तो उसका हेड ऑफ फैमिली जो होता है वो कसूरवार होता है। बिल्कुल होता है। तो उस तरीके से ये कसूरवार तो वो हैं, जिम्मेदारी तो उनकी है, उनको तो हल करना चाहिए। बिल्कुल कसूरवार। और ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पूरे सरहद में भी, पाकिस्तान हर में जगह। सर, पूरे पाकिस्तान ये में कैसे हो सकता है बात कि सिर्फ रोजाना कसूर की 11 बच्चों के साथ ये हो रहा है सुलूक और हम किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और फिर हम कानून बनाने में इतना देर क्यों करते और हैं? मगर सर मुझे एक और बड़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये ऐसे वाक़यात किए हुए, जिनसे जुर्म किए और उसके बाद तस्लीम किए और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद, जी उन लोगों के साथ क्या जिन्होंने काम किया। सबसे पहले तो जो पकड़े हुए ना उनको पकड़, उन्हें हैंग करें, जो आपने बात की थी, और उसके बाद और तब तक हैंग करें जब तक जो है ना उन्हें उस इलाके के सारे लोग ना देख लें, पूरे पाकिस्तान में पता न चल जाए, एक आम आदमी तक पता न चल जाए कि अगर हमने ऐसी कोई गलती की तो उसकी सजा हमें, उनको ये खौफ नहीं है, उनको डर नहीं है, जो जी में आए वो कर रहे हैं। लोगों को भी सोचना होगा कि जब सजा होने आती है, कल पंजाब में कर दिया, आज सिंध में कर दिया, परसों बलूचिस्तान में मैंने कर कई दिया। केसेस ऐसे लगे हैं, फहीम साहब, जैसे नहीं हुई ना, फहीम भाई, जैसी सजा होने लगती है लोग पैसे लेके सुलह कर लेते हैं, ये हकीकत भी माननी होगी। नहीं वो एक कैटेगरीज दूसरे हैं, ये दूसरी चीज कुछ इसके ऊपर भी कानून साजी की जरूरत है। थैंक यू सो मच शरफुज़्ज़मान साहब, थैंक यू सो मच राना आसिफ हबीब साहब। हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, आज इस मौजू पर बात की, आप भी बात कीजिए, अपने दोस्तों से इस हवाले से बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए कि उन्हें किस तरह अपने आप को महफूज रखना है। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत ही मुफीद और बहुत ही लजीज मशरूब के बारे में बात करेंगे। मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ शहद का। शहद की अफादियत के हवाले से और उसके फ़वाइद के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़िक्र करेंगे कि हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हैं शहद से और उसे कब कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने रूटीन में रेगुलरली हम उसे किस तरह अपनी एक मामूल का हिस्सा बना सकते हैं, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी ग़ज़ाइयत क्या है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे आज, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये मुल्क के मशहूर और उसके साथ साथ एक तजुर्बाकार, एक माशाल्लाह सीनियर हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? मेरे अल्लाह का बहुत एहसान। माशाल्लाह। आगा साहब के साथ साथ जो हमारे साथ एक दूसरे हर्बलिस्ट मौजूद हैं, ये आगा साहब की तरह सीनियर तो नहीं है, एक बड़े नौजवान हर्बलिस्ट हैं और बड़ी खुशी होती है जब कोई नौजवानों में से इस एक लाइन को पकड़ते हैं, क्योंकि ये जो एक हर्बल ट्रीटमेंट है हमारी जड़ों में है। और अगर देखा जाए ये तिब जो है ये तिब नबवी से इसका आगाज़ होता है
और हमें एक जो बेसिक हमारे जो ट्रीटमेंट का एक तरीका था वो यही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नौशरवान गालिब साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आगा साहब, सर शहद रोज़ाना खाना क्यों ज़रूरी है? तो मशरूब, मगर मैं खाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, मशरूब आम तौर पर इसलिए उनको कहते हैं जो हम पी लेते हैं, जी हाँ, लेकिन खाना और फिर अकलन शरबन बात एक ही है। एक ही है। ये वो चीज़ है जो खाई भी जा सकती है और पी भी जा सकती हाँ, है। बस चबाई नहीं जा सकती। बस चबाने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। अच्छा, इसकी एक फॉर्म होती है चबाने वाली भी, वो जो मोम कहते हैं इसे, रॉयल जेली। रॉयल जेली। हाँ हम इंशाल्लाह रॉयल जेली पे बड़ी तफसील से बात करेंगे, इसलिए कि रॉयल जेली हमारा वो टॉपिक है जिसको आम तौर पर लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसीडर किया नहीं, लेकिन कंसीडर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, बुनियादी तौर पर शहद मक्खी के पेट से निकला हुआ वो मशरूब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की तरफ हिदायत की या वही की। अब अगर फ़र्ज करें कि हम शहद के मेयार की बात करते हैं, तो शहद का मेयार वही है कि जो मुख्तलिफ रंगों के शहद फूलों से कशीद करके उसका रस ला करके शहद बनाती है मक्खी, ये वो शहद है। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि इसकी क्वालिटी के साथ इसकी अफादियत क्या है। देखिए, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि एक चीज़ जो बेबदल है उसका कोई बदल हो नहीं सकता। एक वो चीज़, वो हुक्म जो मुस्तहकम है, और एक वो हुक्म जो मुस्तकिल है। यानी वो बेबदल भी है, वो मुस्तहकम भी है, और वो कभी तब्दील होने वाला है ही नहीं, मुस्तकिल है। और वो हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकली, ज़बान मुबारक से निकली हुई कोई वही, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म। बेशक। और जब कुरान करीम फरमाता है कि इसमें हमने इंसानों के लिए शिफा रख दी है, तो फिर शहद शिफा है, इसमें जो शक करे वो मुनासिब बात नहीं है। खैर, मैं कुछ और बातें नहीं करता इसलिए कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि अब पूरी दुनिया इसकी अफादियत को तस्लीम कर चुकी है। ठीक है, करना चाहिए, करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या कि तमाम लोग वो थे जो शायद इन तमाम चीज़ों की, जो शहद का बनाने का तरीक़ा है, उन तमाम चीज़ों को जानते थे, शहद बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वो बनाते थे उस बुनियाद पे जहाँ पर कारोबार किया जाता है। हाँ। चुनाचे उन्होंने उस मेयार का ख्याल नहीं रखा जो रखना चाहिए था। बिल्कुल सही है। अब इस्लामिक शहद ने सिर्फ जो तब्दीली की वो ये कि जंगलात का वो खालिस शहद पे किया जो शहद के मेयार में पूरा होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, नौशरवान साहब, आप ये बताइए कि क्या शहद जो होता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है? बिल्कुल करता है। एंटीबायोटिक के साथ साथ ये इन तमाम चीज़ों को अगर हम इस तरह देखें कि इसमें अगर कुछ चीज़ें एडिशन कर लें तो इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो सिनेमन, जो दालचीनी हम लोग यूज़ करते हैं, अगर दालचीनी को शहद के साथ मिला के यूज़ किया जाए तो अब हम नहीं, पूरी दुनिया मानती है इसको सुपर फूड के हवाले से भी, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के हवाले से, कि अगर इसको हम उसके साथ मिला लें, शहद को कार्डेमम सिनेमन के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा इफेक्ट है, ख़ासतौर पे जो बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं और हम एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं, तो ये एक कंपैरेटिवली एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो उनके चेस्ट को भी क्लियर करेगी, जो उनके जो टॉन्सिल्स वगैरह के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और बाकी इश्यूज़ कफ के लिए भी अच्छा है। कफ के लिए भी 100%। अच्छा, तो ये दालचीनी पीस के, दालचीनी तो पीस इसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? जैसे फ़र्ज़ करें कि एक चम्मच में कितनी दालचीनी होनी चाहिए? इसकी जो डोज़ है बेसिक वो ये है कि अगर आप 100 ग्राम शहद ले रहे हैं तो 25 ग्राम्स तक इसमें जो है वो आप दालचीनी ऐड कर सकते हैं। ये एक पेस्ट बना के रख लीजिए, इसमें जो है वो आधा चाय का चमचा या 1 चाय का चमचा मैक्सिमम बच्चे की एज के हिसाब से अगर लिया जाए तो जो हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है ताकि जो है वो एंटीबैक्टीरियल काम उसका कर सके। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसके अलावा और ये बताइए कि स्टमक के लिए शहद जो है वो किस तरह मुफीद है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए? सर, शहद के बारे में, स्टमक के बारे में मैं फिर रेफ़र करूँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को। एक सहाबी तशरीफ़ लाए, आकर फरमाया मेरे भाई का पेट ख़राब है, आपने फरमाया शहद पिला दो। दोबारा तशरीफ़ लाए और कहा उससे तो दस्त शुरू हो गए, लूज मोशन शुरू हो गए, आपने फरमाया शहद पिला दो।
तीसरी बार तशरीफ़ आए और आकर फरमाया कि जी मुझे ऐसा लगता है, उसके दस्त इतने बढ़ गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। आपने फरमाया तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। यानी कि वो शहद ठीक नहीं होगा जो पिलाया जा नहीं, रहा है, ये वो मतलब शहद ठीक इसका? था। अच्छा या तेरे भाई का पेट खराब हो सकता अच्छा। है, लेकिन मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता। जाओ जाके शहद फिर पिलाओ। यानी इलाज यही है। इलाज यही है। अच्छा हुआ क्या, अब मैं अगर तिब्बी एतबार से बात करूं तो वो शहद वो था जिसने उसके पेट के टॉक्सिन्स को जमा करके पूरों को निकाल दिया और बहुत कम वक्त में निकाल दिया। उससे लगा कि उसे दस्त आ रहे हैं, हालांकि उनका जिस्म जो है वो उसके टॉक्सिन निकाल रहा था। हाँ और एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल ठीक हो गया। वाह, फिर वो दोबारा सुभान आया और आकर कहा कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जी मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो बात यह है कि जो शहद की अफादियत है वो शहद क्या करता है, क्यों करता है, अगर हम इस बात पर यकीन कर लें कि ये शिफा है तो फिर वो शिफा है, बशर्ते कि वो शहद है और मेयारी है। बिल्कुल और सही। हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे तो एक रिसर्च में पढ़ रहा था, गरीब आप बताएंगे बॉम्बे में जो मुंबई में एक हॉस्पिटल है जो कि 1991 से अपनी ड्रेसिंग जो करता है ऑपरेशंस के बाद या किसी भी ज़ख़म पे, वो सिर्फ जो है वो घी और शहद से करते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ कोई और चीज़ यूज़ नहीं होती। 1991 से वाह 18 साल हो गए, क्या बात, 28 साल हो गए। क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा सर एक चीज़ और हम ये देखते हैं अपने घरों में कि जब भी कोई आँख में कोई तकलीफ़ होती है या आँख साफ़ करनी, आँख एक ऐसा हमारे जिस्म का हिस्सा है कि जिसको हम धो नहीं सकते साबुन से या कुछ, तो वो शहद डालने से वो बिल्कुल आँख साफ़ हो जाती है। इस बारे में बताएं कि ये कब कब करना चाहिए। देखिए खालिस शहद है अगर आपको यकीन, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं ये शहद मिलता नहीं। हम पहली बात तो ये कि इस तस्दीक को कंफर्म कर दें कि जो हमारे जितने भी मेयारात हैं शहद के, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल है, वो तमाम चीज़ें इस्लामिक शहद के पास मौजूद हैं। PSQCA का जो सर्टिफिकेशन है वो भी मौजूद है। लिहाजा मैं इसका बात को कहने में बिल्कुल मुझे तामुल नहीं है कि मैं कहूँ कि ऐसा कर सकते हैं आप। बहुत पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 88 साल थी और वो मुझे जो चीज़ बता रहे थे मैं अपनी जवानी के दौर में नहीं देख सका था। अच्छा वो क्या थी? कोई चीज़ दिखा रहे थे अच्छा, दीवार चीज़ दिखा रहे पे, थे। मैं नहीं देख पा रहा अच्छा। था, वो दिखा रहे। अच्छा ठीक है, मैं चश्मा लगाया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो कि एक कतरा शहद आँखों की कुंज में यहाँ डाल लिया करो दोनों ठीक है। साइड पे, और उसके बाद उससे तुम्हारी आँखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपने जो बात की उससे मुझे वो बात याद आई कि अगर कुंज में सिर्फ एक कतरा डाल दिया जाए तो वो पूरी आंखों को साफ कर देता है और वाकई पहली मर्तबा शहद डालने के बाद लगता है कि हाँ विजन क्लियर हो गया। अच्छा इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न ये कि हमारे इस कोने पर एक छोटे छोटे से ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो हर वक्त आंसू बहाते रहते हैं, हर वक्त। अगर ये आंसू ना किस बहाए, कोने पे लगे? ये बाहरी कोने में? नहीं ये आंखों के अंदर, अच्छा आंखों के अंदर, ठीक है। पपोटों के अंदर। ओके ओके। अच्छा इसलिए कि ये आई बॉल को हमेशा गीला रखते हैं। अगर आई बॉल को गीला न रखें तो आंखें हमारी चमकदार कैसे हों? हाँ तो अब इसको मुसलसल गीला रखना है। अल्लाह ने निज़ाम बना दिया कि यहाँ से वो पानी मुसलसल निकल रहा है और निकलता है, तो अब आँख के ऊपर कोई चीज़ ना आ जाए, कोई किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी ना आ जाए। तो लिहाजा हर शख्स आंखें बंद करके अपने शटर को बंद करके पूरी जो गंदगी एक वाइपर की तरह वाइपर की तरह अपनी आई को साफ कर लेता है और वो तमाम चीज़ें नीचे आ जाती हैं। अब ये तमाम इस तरह अंदर जा कर के नाक के नीचे खुलती हैं और यहाँ पर एक छोटा सा एक पाइप होता है, छोटी सी एक नाली सी होती है जो नाक में जाके गिरती है। अच्छा और ये वो दो काम हो रहे होते हैं कि एक तो आई बॉल को गीला रखा हुआ है और दूसरे नाक को से गीला रखा हुआ है। जब हम इस जगह पर शहद का कतरा डालते हैं तो उसका काम ये होता है कि इस पूरी नाली को वो साफ कर देता है, जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर कर देता है। शुरू में थोड़ी सी जलन होती है लेकिन उसके बाद आई बॉल पूरी की पूरी साफ़ हो जाती है और आंखें बेइंतहा चमकदार हो जाती हैं। और शहद फिर आप इस्तेमाल कीजिए तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस्लामिक शहद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे हुकूमती जितने भी इदारे हैं उनकी तस्दीक के साथ
और मैं जो कहता हूँ उनकी लेबॉर्ट्री के तमाम चेक्स के बाद जो मेयारी शहद आपको अवेलेबल है, जिसमें आपकी ये शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पिछले हफ्ते हम प्रोग्राम कर रहे थे तो ये शिकायत मुसलसल आपकी तरफ से आ रही है कि शहद असली शहद अगर इस्तेमाल करना है तो इस्लामिक शहद इस्तेमाल। बिल्कुल सही है जी। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहद की अफादियत के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आप भी कोई बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो एक ब्रेक के बाद आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है।